कैथल राधाकृष्ण कॉलोनी निवासी अमन संधू ने यूपीएसएससी की परीक्षा पास की है। अमन संधू मूल रूप से कुतुबपुर का निवासी है और इस समय भारत सरकार के गृह मंत्रालय में ग्रुप बी की नौकरी पर कार्यरत हैं। यूपीएसएससी की परीक्षा पास करने पर अमन संधू का गांव कुतुबपुर के सरकारी स्कूल में जोरदार स्वागत किया गया। अमन संधू के पिता कृष्ण कुमार पिछले लंबे समय से शहर में ही रहते हैं और खेती करते हैं। अमन संधू के पिता कृष्ण कुमार ने बताया कि उनके बेटे ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बीटेक की है। इसके बाद एमटेक कुरुक्षेत्र की एनआईटी से की है। इस समय वह गृह मंत्रालय में नौकरी कर रहा है। उन्होंने बताया कि उसने इस बार चौथे प्रयास में यूपीएससी द्वारा आयोजित इंडियन इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की है। इस परीक्षा में अमन संधू का ऑल इंडिया में 59वां रैंक हासिल की। कृष्ण कुमार ने बताया कि इससे पहले 3 प्रयास में असफल रहा था। उसकी रुचि बचपन से ही तकनीकी विषय में रही है। अमन संधू ने कहा कि इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी। अगर उसकी रुचि उस विषय में है तो उसे निश्चित रूप से सफलता मिलती है। इसका वह स्वयं उदाहरण है। अमन कहते हैं कि वर्तमान में नौकरी से पहले 30 से ज्यादा परीक्षाओं में उन्हें असफलता मिली है। इसके बाद उन्हें यह मुकाम हासिल हुआ है। मेरे गांव के मेरे दादा, ताऊ, चाचा व मेरे भाई, माता बहनों, 36 बिरादरियों के सभी को प्रणाम। इस गांव की गलियों में मैं खेला कूदा हूँ। मैं मेरी जन्मभूमि को मैं सदा आभारी रहूंगा। मेरी जरूरत इस गांव को जब होगी मैं 36 बिरादरी के सामने खड़ा रहूंगा। कभी मैं भी आपकी तरह ऐसे आगे बैठता था और कोई लेक्चर देते तो स्कूल के टाइम मैं भी सुनता था कि ये क्या बोल रहे हैं। तब मुझे कुछ नहीं पता था कि आईएएस आईपीएस क्या होता है। बस मुझे ये पता था कि हाँ, दोस्त के साथ बैठे हैं और टाइम पास करना, ये है वो। फिर जब मैं 12वीं के बाद कोटा गया तो वहाँ पे मुझे पता लगा कि क्या कंपटीशन है सच में, कि लोग इतने ज्यादा पढ़े हुए हैं स्कूल के टाइम में ही, उनको इतनी ज्यादा नॉलेज है। हम छोटे छोटे सवाल नहीं कर पाते थे और वो सारे कर देते थे। तब मुझे सच में पता लगा कि हम कितने पीछे हैं पढ़ाई में। तो वहाँ पे जाके मैंने बहुत कुछ सीखा। ये देखा कि आगे क्या करियर ग्रोथ है। इतने नॉलेज टीचर्स को वहाँ पे इतनी गाइडेंस दी उन्होंने। तब फिर मैंने अपनी इंजीनियरिंग के लिए 2 एग्जाम होते हैं, जेई मेंस और जेई एडवांस। जो जेई मेंस को क्लियर कर लेता है वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट एनआईटीज में दाखिला ले पाता है, और जो जेई मेंस के बाद जो जेई एडवांस एग्जाम होता है उसमें आईआईटी में दाखिला मिलता है, जो देश के सबसे बड़े कॉलेजों में आते हैं आईआईटीज। तो उसके बाद मैंने जेई मेंस क्लियर किया और फिर मैं डी कृष्ण मुट्ठल सोनीपत में मैंने एडमिशन लिया, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। वहाँ पे मैंने 4 साल बीटेक की। फिर उसके बाद मैंने जो बीटेक के बाद सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है गेट, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्टिंग इंजीनियरिंग, जो इसको क्लियर कर लेता है वो सबसे बड़ी जॉब को हासिल करता है। जैसे पीएसयू होते हैं हमारे, बिजली विभाग होते हैं, एसडीओ होते हैं, इनमें सीधा जॉब लगती है। और कोई भी एमटेक या बड़े कोर्स कर सकता है। आगे किसी को पीएचडी या टीचर बनना हो तो उसके लिए पीएचडी और गेट बहुत जरूरी है टेक्निकल विषयों में। तो उसके बाद मैंने गेट की तैयारी की अपने फाइनल ईयर 2020 में। तो काफ़ी मैंने एग्ज़ाम दिए, मैं किसी में भी क्लियर नहीं कर पाया तब, क्योंकि उस टाइम इतना मुझे तैयारी नहीं थी। धीरे धीरे मेरे कॉन्सेप्ट बनने लगे, क्योंकि पढ़ाई के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपनी साइड कोचिंग्स भी कम है। दिल्ली साइड कोचिंग ज़्यादा है। वहाँ पे बच्चों को ऐसी ऐसी ट्रिक्स बता देते हैं कि बच्चा कोई भी प्रॉब्लम हो बड़ी बड़ी वो सॉल्व कर देता है, लेकिन हम उसी में उलझे रहते हैं कि ये कैसे होगा। और फिर वहाँ पे जो मेरा बैच आया था 2023 में, तो वहाँ से कुछ बच्चे आए थे पहले से ही, मेरे से पहले यूपीएससी आईएएस का इंटरव्यू दे चुके थे। उनमें से 8 लोगों का सिलेक्शन हुआ मेरे साथ, वो छोड़ के चले गए थे। आज के टाइम पे सभी ग्रुप ए ऑफिसर्स हैं अच्छी पोस्ट पे। जो मेरा जिसके साथ मैं रहता था वो राजस्थान से था लड़का, वो भी काफी पुराना स्टूडेंट था, उसका भी कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा था। फिर उसने असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दिया हुआ था और उसका सिलेक्शन हो गया उसमें। उसने मुझे काफी प्रेरणा दी और मुझे बताता था कि कैसे पढ़ना है मेंस के लिए, क्योंकि मेंस एग्जाम अब अलग तैयारी पे आता है। ये सिंगल सीटिंग वाला एग्जाम नहीं है, क्योंकि जो प्रीलिम्स होगा वो बिल्कुल ठंड में होता है। जब तैयारी कर पेपर देते हैं बिल्कुल ठंड लगती है ऐसे की। और जब मेंस हुआ सबसे ज्यादा गर्मी थी जून में, 23 जून को 6 घंटे बैठना और एक बेंच पे लगातार हाथ चलाना सबसे बड़ी चुनौती होती है एक स्टूडेंट के लिए, कि सही आंसर लिखना है और जो सिलेक्शन है वो सही होनी चाहिए उसकी। फिर इंटरव्यू मेरा हुआ 17 अक्टूबर 2024 को। उस दिन
इंटरव्यू चला मेरा यूपीएससी भवन में इंटरव्यू होते हैं, वहाँ पे गया तो वहाँ पे 5 मेंबर बैठे हुए थे, जो बीच वाले मेंबर थे काफी। उन्होंने क्वेश्चंस पूछे कि ये बताओ कि इजराइल ईरान में जो युद्ध चल रहा है इसमें जो पेजर टेक्नोलॉजी यूज हुई है, आपको पता होगा कि काफी धमाके होते, तो उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की उन्होंने जो मेरे कोर सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स से उनके बेसिक्स पूछे, उनके डायग्राम्स बनवाए क्या होता है, और काफी माइंड चेक करने के लिए कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस भी पूछे कि वो देखे कि हाँ ये एकदम से सोच सकता है, आंसर नहीं सोच सकता। इंटरव्यू कम से कम 40 मिनट चला और उन्होंने मुझे एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया। फिर अभी 22 नवंबर को अभी रात के 6:30 बजे लिस्ट आई। मुझे यकीन नहीं था कि मेरा हो जाएगा, बट किसी ने फोन करके कहा कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया विद 59 रैंक। आपके संघर्ष के बारे में हमने सुना और देखा गया आपने कितने टेस्ट। ये हो गया, आप अपॉइंट कर लो अगस्त 2023 से। तब मैंने वो छोड़ के वहाँ पे ज्वाइन किया और साथ में फिर वहाँ पे काफी अच्छे बच्चे थे, हर स्टेट के बच्चे आए हुए वहाँ पे जॉब में। तो मैंने उनसे जाना कि वो कितने 2016 के पास आउट है बीटेक, वो आज तक तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने 60 से ज्यादा एग्जाम्स दिए और क्लियर नहीं है, तो आप चाहे कितनी तैयारी कर लो कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। उसके बाद मैंने आर्मी के लिए, अगर किसी को आर्मी में लगते हैं ऑफिसर, तो एसएसबी बोर्ड होता है एक सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, उसमें भी मैंने 3 बार उत्तीर्ण किया। उसमें आपकी क्वालिटीज को देखते हैं कि आप में ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज है क्या, आप में डिसीजन लेना, आप जो करते हैं दूसरों पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी ये क्वालिटीज करते हैं। हाँ, जो एसएसबी होता है आर्मी में लेफ्टिनेंट लगने के लिए, वो 5 दिन का होता है। 5 दिन वहीं पे रहना पड़ता है। वो डिफरेंट टास्क देते हैं हम सभी को कि आप में एक ऑफिसर वाले गुण हैं या नहीं, कि आप एक पीछे सेना को कमान कर पाओगे या नहीं। उसमें भी मैं 2 बारी लास्ट तक गया, लेकिन मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। और सबसे जरूरी है कि हम वो चीजें जाने जो हमारे आसपास हो रही है। अखबार सबसे बड़ा सोर्स है कि अखबार की इंटरव्यूज में पूछते हैं कि हाँ ये बताओ कि क्या चल रहा है अपने आसपास। हमें नॉलेज होनी चाहिए, अपने वर्ल्ड की नॉलेज होनी चाहिए। हमें अपना बेसिक क्राइटेरिया बढ़ाना है कि हमें पहली लेयर पे काम करने की हमारे शहर में क्या हो रहा है। फिर उससे बड़ी लेयर है कि हमारे पूरे जिला में, पूरे हरियाणा स्टेट में क्या हो रहा है। उससे बड़ा है कि पूरे इंडिया में क्या हो रहा है। और सबसे बड़ा है कि पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है इश्यू। अगर हम इस स्टेप में तैयारी करेंगे तो हमेशा सफलता प्राप्त करेंगे। फिर मैंने कई एग्जाम दिए, छोटे मोटे एग्जाम होते हैं जो 1 सीटिंग वाले एग्जाम्स होते हैं, जिससे जॉब जल्दी लगती है। जैसे कि हमारे हरियाणा में CET एग्जाम्स होते हैं जो C और D ग्रुप के होते हैं, जिसमें हम एक एग्जाम देते थे, उसमें जॉब लगती थी। लेकिन अब मल्टीपल स्टेज एग्जाम हो चुके हैं, क्योंकि कंपटीशन अब काफी हाई हो गया अपने साइड कंपटीशन। और फिर मैंने दिया, मतलब कम से कम 30 या 35 एग्जाम दिए हैं। फिर मैं लास्ट में 1-2 मार्क्स से रहने लग गया। उसका मतलब ये था कि मेरी तैयारी हो चुकी है। अब जो भी मुझे आता है, चाहे रात के 12 बजे उठ के पूछ ले, वो तभी मैं बता दूंगा कि इसका ये आंसर है। इतनी तैयारी होनी चाहिए, तभी कुछ ना कुछ जीवन में मिलता है। और फिर मेरा केंद्रीय विद्यालय में TGT टीचर में भी सिलेक्शन हुआ। जब तैयारी पूरी हो जाती है फिर सिलेक्शन पे सिलेक्शन ही होती है। फिर मेरा मौसम विभाग में साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट पे भी सिलेक्शन हुआ। और जब मैं बेंगलोर गया था, एमटेक की जॉब थी, इंटर